वेलकम अगेन टू द सेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है? यूजीसी नेट, जेआरएफ, जेके सेट, जेकेपीएससी लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, डब्ल्यूपी सेट एंड सीयूईटी को क्वालिफाई करना। ठीक है, तो कल हमने किया था लास्ट 21 आई थिंक, यस 21 क्वेश्चन तक किए थे। तो आज हम 2000 जो 13 का पेपर है 21 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करना है। Who among the following is not a cognitive gestalt psychologist? Paper second, education. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 से करते हैं। 21 तक हमने कल किया था। क्या पूछा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव गेस्टोल्टिस्ट? मतलब कॉग्निटिव गेस्टोल्टिस्ट इसमें से कौन सा नहीं है? नहीं है, नॉट पूछा है आपसे। तो कौन सा नहीं है? कुर्तलेवन भी है, कोहलर भी है, वर्तिमर भी है, बट इसमें जो टॉलमैन है ना, ये नहीं है। टॉलमैन किससे? ये बिहेवियरिस्ट है और कॉग्निटिविस्ट है। बट आपसे गेस्टॉल्ट पूछा है। गेस्टॉल्ट किसकी बात करता है? इनका कहना है होल, होल पे ज़्यादा फोकस करना है। होल इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कि दो बॉयज़ हैं, दो लड़के हैं। ठीक है, दो बॉयज़ हैं और जिनका IQ कितना है? 120 है। और इसको हम ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं? क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बोथ बॉयज़ वुड बी नेसेसरीली हाई। क्या वो हाई हैं? हाई स्कूल और कॉलेज में है क्या दोनों बॉयज़? नहीं। दीज बॉयज़ हैव इक्वल मेंटल एजेस? नहीं, इक्वल तो नहीं बोल सकते। द पेरेंट आर बोथ अबो, पेरेंट की तो बात ही नहीं है। आंसर इसका क्या है? डी है। नन ऑफ दीज नेसेसरी, मतलब कोई भी इसमें से जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर यस फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। यस, तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24, इमोशंस कैन बी कंसिडर्ड एज मोटिव्स। इमोशंस को हम क्या बोल सकते हैं? मोटिव्स हैं। अब क्यों बोल सकते हैं इमोशन मोटिव्स हैं? बिकॉज दे आर यूनिवर्सल एंड प्रीज्यूमेबल इनेट। ये यूनिवर्सल है और हमारे अंदर ही है, इसलिए नहीं, ये तो रीज़न नहीं है। दे इनिशिएट एंड डायरेक्ट बिहेवियर, ये इनिशिएट करते हैं बिहेवियर को डायरेक्शन देते हैं सो दैट हम अपना जो सर्टन गोल होता है उसको अटेन करें। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। गवर्न बाय कॉन्शियसली नहीं, गवर्न नहीं करता है, स्टिमुलस की बात तो नहीं करता, इंटेग्रल पार्ट भी नहीं है। तो आंसर, बेस्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 25 आता है। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 को हम साथ में ही कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ओपरेंट कंडीशनिंग जो है ना, द रिइंफोर्समेंट इज कंटीजेंट अपॉन। देखो, ओपरेंट कंडीशनिंग सबसे पहले यू शुड नो हु गेव द थ्योरी ओपरेंट कंडीशनिंग। तो BF स्किनर ने दी है। अब BF स्किनर ने क्यों ओपरेंट कंडीशनिंग दी है? जो थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है उससे प्रभावित हो गए, उससे इन्फ्लुएंस हो गए, इन्होंने ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्या पूछा है? इन ओपरेंट कंडीशनिंग द रिइंफोर्समेंट इज कंटीजेंट अपॉन। तो रिइंफोर्समेंट जो है वो क्या है? नेचर इज स्टिमुलस नहीं, नेचर ऑफ द रेस्पॉन्स, स्टिमुलस की बात नहीं। पहले वहाँ पे रेस्पॉन्स आता है, पहले रेस्पॉन्स आता है, फिर स्टिमुलस आता है। दैट्स वाई ओपरेंट कंडीशनिंग इज आल्सो नोन एज ROS कंडीशनिंग भी बोलते हैं और रेस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे पहले क्या आता है? रेस्पॉन्स आता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
देन आता है क्वेश्चन नंबर 26। यस, तो जो वेट अ सेकेंड, यस नाउ लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर वेट अ सेकेंड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट। यस नाउ लिसन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, जो एसआई मॉडल है गिलफोर्ड का एसआई मॉडल, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो कितने हैं। तो एसआई मॉडल के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर किस इसमें है। एसआई मॉडल को हम, जो गिलफोर्ड ने दिया है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, CPO, कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशन। अब कंटेंट में कितने हैं, कंटेंट में आई थिंक 6 हैं, प्रोडक्ट में कंटेंट में 5 है, प्रोडक्ट में 6, तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने आते हैं, टोटल आते हैं 120। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी है आंसर। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैचुरेशन इज जनरली। तो ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैचुरेशन का मतलब क्या है, क्या वो हाईली बेनिफिशियल विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन स्किल से रिलेटेड है। नहीं, ये तो नहीं है। ट्रेनिंग इन एडवांस मतलब जो नॉर्मल मैचुरेशन है ना, इंसान जो मैच्योर होता है तो उसको जब ट्रेनिंग देते हैं तो वो किसके लिए होता है, हाईली विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस इन कॉमन, मतलब कॉमन होता है किसी भी स्किल के लिए। नहीं, हम तो किसी एक पर्टिकुलर स्किल के लिए देते हैं। हार्मफुल फ्रॉम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी नहीं है। हार्मफुल बट एसेंशियली वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं है। ये बेनिफिशियल है किसके लिए, टू हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज्ड इन ट्रेनिंग। तो बेनिफिशियल है जिस पे हम डिपेंड होते हैं किसी भी मेथड ऑफ ट्रेनिंग पे। ठीक है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल पे हम फोकस करते हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर, वेट, यस, कौन सा क्वेश्चन है, वेट अ सेकंड, जूम आउट करती हूँ। यस, अब सुनो क्वेश्चन नंबर, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एजुकेशन किससे रिलेटेड है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन मेकिंग प्रोविजन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। हाँ, हर एक बच्चे को प्रोविजन प्रोवाइड करना है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमने सबको इंक्लूड करना है। ए तो है, अब ए आएगा, इसको एलिमिनेट करते हैं। वेलकमिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, मतलब हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग करनी है, ये भी आएगा। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, द टीचर हु हैज़ अ स्टूडेंट हु स्टटर्स शुड। एक टीचर है जिसका स्टूडेंट है वो हकलाता है, स्टटरिंग करता है, तो यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसको, हेल्प हिम बाय सप्लाइंग द वर्ड्स। जो वो वर्ड्स बोलता है उसको हेल्प करना चाहिए कि वो सप्लाई करे। जैसे एक बच्चा है वो हकला रहा है, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ उसको, तो वो बच्चा क्या बोल रहा है, ये यस मैम, उसको बोलते हैं स्टटरिंग करना, हकलाना। तो यहाँ पे मैं क्या उसको हेल्प करूँगी कि जैसे वो यस मैम बोल रहा है तो मैं उसको यस बोलूँगी जल्दी। नहीं, ये नहीं करना है। हैव हिम टेक पार्ट इन ऑल ओरल एक्टिविटीज़ इन द क्लास, जितनी सारी ओरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्ट बनाना है क्या, ये तो ठीक बात है, हम उसको पार्ट बना सकते हैं, बट अगर उसको प्रॉपर तरीके से एक वर्ड संभलता नहीं है तो हर एक जो एक्टिविटीज़ हैं उसका पार्ट बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। गिव हिम वर्ड ड्रिल ऑन द वर्ड इन विच स्टटर, जिस भी वर्ड में वो हकलाता है उसमें उसको ड्रिल करानी है, ये भी नहीं है। प्रोवाइड स्पेशल सिचुएशन इन विच हिज और हर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ इज बिल्ड अप। हाँ, ये बेस्ट आंसर है कि उसको एक स्पेशल सिचुएशन देनी है जहाँ पे वो खुद को डेवलप कर सके, जहाँ पे वो अपने सेंस को डेवलप कर सके, और जहाँ पे वो जहाँ जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो हकलाता है वो उसको रिमूव हो जाए। ठीक है, तो आंसर इसका बेस्ट क्या है, डी है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट, वेट अ सेकंड। ओके नाउ लिसन, क्या हो रहा है इसको, कुछ पता नहीं चल रहा है। जनरली क्वेश्चन नंबर 30 है, जनरली द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू डीलिंग विद द चाइल्ड एग्रेसिव बिहेवियर। जिसका जो बच्चा है जिसका जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है, सबसे जो इफेक्टिव अप्रोच है उससे डील करने का हो गया है, टू चैनल हिज और हर एग्रेशन इनटू लेजिटिमेट एरिया ऑफ द कंपटीशन। आगे देखते हैं, ये फिर भी अच्छा लग रहा है। रिवार्ड उसको देना है फॉर फ्रेंडली बिहेवियर एंड टू इग्नोर हिज एग्रेसिव बिहेवियर। देखो, फ्रेंडली बिहेवियर के लिए हम उसको रिवार्ड देंगे, ये तो सही बात है, बट उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको ठीक करना है, तो हम उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये गलत है। टू गिव हिम ड्यू टू पनिशमेंट्स व्हेन ही शोज एग्रेसिव टेंडेंसीज। तो पनिशमेंट तो देना नहीं है ना, पनिशमेंट तो बिल्कुल मना है, तो हमने जब भी वो एग्रेसिव बिहेवियर करे क्या पनिशमेंट देनी है, नहीं। टू इंसिस्ट, हाँ उसको इंसिस्ट करना है, फोर्स करना है कि वो अपोलोजाइज करे, मतलब जब भी वो अनडिजायरेबल बिहेवियर करे तो वो माफ़ी मांगे, इंसिस्ट करना है, ये भी नहीं। तो सबसे बेस्ट जो है ना वो ए ही लग रहा है कि चैनल करना है उसके एग्रेशन को, ठीक है, और उसको क्या करना है, कंपटीशन में डालना है, तो ये बेस्ट आंसर लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आता है आपका 31। यस, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज आउट ऑफ प्लेस। मतलब क्या है इसका कि यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेप है लर्निंग प्रोसेस का
जो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब सीखते हो आप किससे सीखते हो? मोटिवेशन से भी आप सीखते हो, है ना, मोटिवेशन से सीखते हो, ये तो सही बात है। देन लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टेकल आते हैं, रेस्पॉन्स, गोल, देखो ये तो है इसमें, बट जो एनटीए ने आंसर दिया है, आंसर की में जो आंसर है इसका आंसर गोल दिया है, बट मुझे नहीं लगता है कि गोल आंसर होना चाहिए। वाई? बिकॉज हम गोल से भी तो सीखते हैं जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर गोल होता है। जैसे अभी आप सबके पास गोल है, आपने जेकेपीएससी को क्वालिफाई करना है, यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना है ना, तो जब हमारे पास कोई गोल होता है तो हम सीखते हैं, बट जो ऑब्स्टेकल्स है ना, ऑब्स्टेकल्स थोड़ी सीखते हैं, वो तो रुकावटें बन जाती है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए था? आंसर होना चाहिए था बी आंसर, है ना, बट इसका जो एंटी ने आंसर दिया है वो गोल है, बट गोल नहीं आंसर होना चाहिए, बिकॉज यही जो बातें हैं ना, ये फिर चैलेंज हो जाती है बाद में, ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो हम आंसर मार्क करके, क्योंकि यही हमें नेगेटिव लग रहा है यहाँ पे। अब ये जो मोटिवेशन है ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, रेस्पॉन्स भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे मैं अभी आपको बोलती हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर करो, अगर आप आंसर नहीं करोगे, रेस्पॉन्स नहीं दोगे, तो मुझे क्या पता चलेगा आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, है ना। गोल भी है ना, गोल तो है ही बेस्ट, बट ऑब्स्टेकल ही यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है। तो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बट एनटीए के अकॉर्डिंग टू द की आंसर की ऑफ एनटीए आंसर है डी। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट डिटरेंट टू क्रिएटिविटी ऑन पार्ट ऑफ द चाइल्ड इज। तो सबसे बड़ी जो डिटेरेंट है, अब डिटेरेंट वर्ड जो है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल आप ऐसे बोल सकते हो क्या है, क्रिएटिविटी से ऑन पार्ट ऑफ द चाइल्ड। तो सबसे बड़ा डिटेरेंट क्या है? एडल्ट इंसिस्ट ऑन परफेक्शन एंड कंफर्मिटी टू एडल्ट स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे जो एडल्ट होते हैं उनको इंसिस्ट किया जाता है कि वो परफेक्ट बने और एडल्ट स्टैंडर्ड को फोकस करो। तो यही आंसर इसका बेस्ट लग रहा है। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 33। यस, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एडजस्टमेंट इट। तो सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स किसको माना जाता है एडजस्टमेंट का? ए सिंसियर इंटरेस्टिंग पीपल, मतलब आपको जिस पर्सन में इंटरेस्ट है आप उस पर्सन के साथ इंटरेस्ट मतलब एडजस्ट हो जाओ। तो क्या ये इसका बेस्ट आंसर है? नहीं, इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है? आगे देखते हैं, ए साउंड एंड होलसम सिस्टम ऑफ मोटिव्स एंड गोल्स। यस, इसका ये लग रहा है। आगे देखते हैं, हाई डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस वंस इन्वायरमेंट, मतलब कोई भी आपको एक्सेप्ट करेगा किसी भी इन्वायरमेंट में। नहीं, ए कीन इंसाइट इनटू मींस ऑफ अटेनिंग वंस गोल, गोल को नहीं यहाँ लिमिटेड कर दिया है, बट यहाँ पे ये करेक्ट आंसर क्यों है? बिकॉज यहाँ पे होलसम की बात की है। होलसम पूरी हम मतलब इमोशनली भी एडजस्ट हो जाते हैं, फिजिकली भी एडजस्ट हो जाते हैं, मेंटली भी एडजस्ट हो जाते हैं, होलसम की बात की है। दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट। तो क्या डिस्क्राइब करता है कि इफेक्ट हेरिडिटी का डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी विल गो, हम कितना दूर जा रहे हैं, ये डिटरमाइन करता है। ये तो सीधे सीधे गलत है। हेरिडिटी डिटरमाइन करता है हम कितना कर सकते हैं चीज़ों को। नहीं, हेरिडिटी एक प्राइमरी डिटरमेंट है और हम कितना जा सकते हैं आगे। नहीं, तो हेरिडिटी एक प्राइमरी डिटरमेंट है ऑफ हाउ फार वी कैन गो, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ वी कैन गो, है ना, हम जा सकते हैं, हम कितना, मतलब एक प्राइमरी हेरिडिटी एक प्राइमरी फैक्टर है। ठीक है, हम इसको डिटर्मिनेट नहीं बोल सकते, कुछ और नहीं, बट ये क्या है, एक प्राइमरी फैक्टर है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट, 35 जो क्वेश्चन है, क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ। क्लासरूम डिसिप्लिन जो है कैसा होना चाहिए? सोशल कन्फर्मिटी नहीं, सेल्फ डायरेक्शन। हाँ, जहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन हो, जहाँ पे बच्चे खुद से खुद को डायरेक्शन दे, तो ये बेस्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, सोलो मीन्स 4 ग्रुप डिज़ाइन फाल्स अंडर, ये किसके अंडर आता है? सोलो मीन्स 4 डिज़ाइन, ये आता है आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर। तो आंसर इसका बेस्ट क्या मिलेगा? तो सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37। यस, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टू टेस्ट अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो नॉन, देखो एक होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होता है जो वन टेल होता है, ऐसे टेल होगी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, या इसमें मोर होगा, या उसमें लेस होगा, या इसमें ग्रेटर होगा, मतलब कुछ ना एक डायरेक्शन दी होगी, उसको हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कौन सी होती है? जहाँ पे कोई भी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी, यहाँ पे जो कर्व बनेगी वो कैसी बनेगी? वो बिल्कुल इक्वल बनेगी, ऐसे ऊपर बनेगी। ठीक है, इक्वल बनेगी। वेट अ सेकेंड,
यस। तो नॉन डायरेक्शनल में कैसी बनेगी, ऐसे टू टेल्ड हम इसको बोलते हैं, मतलब इस साइड से भी इक्वल है, इस साइड से भी इक्वल है। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट ऑफ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, तो वन टेल तो आएगा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये भी नहीं है, टू टेल टेस्ट है जहाँ पे एक टेल भी, यहाँ से भी टेल बराबर है, यहाँ से भी, आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक दो टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है उसमें मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ा है हमने, ट्रिपल एस सी। ठीक है। और इसमें क्या है, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें क्या है, इसमें हमने पढ़ा है इसमें भी कुछ था, कोटा सैम्पलिंग, हाँ कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। ठीक है, इसकी ट्रिक मुझे भूल गई इस टाइम, मैं आपके लिए बाद में लाऊंगी। तो ट्रिपल एस सी क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और स्नोबॉल, ये कौन सी सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है। तो हमें पूछा है कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ए और बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ए गया बी गया, ए गया, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, एलिमिनेशन से ही आपको आपका जो करेक्ट आंसर है वो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द पैरामीट्रिक टेस्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका पैरामीट्रिक और दूसरा आता है आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक। ठीक है। तो पैरामीट्रिक में क्या होता है, जो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस होती हैं, 4 एजम्पशंस। पहले तो जो डेटा होना चाहिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, नॉर्मल कर्व होनी चाहिए, और यहाँ पे जो डेटा होना चाहिए वो इंटरवल और रेशियो स्केल की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे 4 एजम्पशंस हैं, अगर इन एजम्पशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं मतलब पैरामीट्रिक टेस्ट को हमने यूज़ करना है। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, इसमें जो डेटा है वो ऑडियोनल और नॉमिनल, ऑडियो और नॉमिनल स्केल की फॉर्म में होता है, और यहाँ पे कोई भी एजम्पशन, ये एजम्पशन फ्री टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। अब ये जो पैरामीट्रिक टेस्ट है इसमें कौन कौन सी टाइप्स आती है, एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया। ठीक है, और इसमें काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो हमें पूछा है पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन सा है, तो एफ टेस्ट, टी टेस्ट तो है, ए बी तो है। अब ए हमें यहाँ दो ही ऑप्शन दिए हैं, आंसर इसका क्या है, बेस्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 40। यस, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, एक पीएचडी स्कॉलर है, उसने एक स्टडी कंडक्ट की, क्या वो देखना चाहते थे, टू एड्रेस द लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल चिल्ड्रन। तो जो ट्राइबल बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम को एलिमेंट्री लेवल पर, ये जो स्टडी है इसको कैटेगराइज हम किस में करेंगे। तो पीएचडी स्कॉलर ने स्टडी कंडक्ट की और वो ये देखना चाहते थे, लैंग्वेज प्रॉब्लम देखना चाहते थे ट्राइबल चिल्ड्रन की सेकेंडरी, यस सेकेंडरी लेवल पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम देख रहे हैं, किसी हम यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम देख रहे हैं ट्राइबल चिल्ड्रन की, मतलब जो ट्राइबल बच्चे हैं उनकी लैंग्वेजेस को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई हम किस में करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में। सबसे पहले बेसिक रिसर्च, जो पहली रिसर्च होती है आपकी वो बेसिक रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च में हम इसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। यहाँ पे आप जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप यहाँ बनाते हो, और उस नॉलेज का थ्योरी का यहाँ पे थ्योरी बनाया, नॉलेज बनाया। ठीक है, उस नॉलेज को अप्लाई कहाँ पे करते हैं, ये अप्लाइड रिसर्च में। और एक्शन रिसर्च क्या होता है, ये क्लासरूम की प्रॉब्लम के लिए होता है, इंप्रूवमेंट के लिए होता है, एमेलियोरेट करने के लिए होता है, इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो बेस्ट आंसर क्या है यहाँ पे, अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि एक पीएचडी स्कॉलर है, उसने स्टडी कंडक्ट की और वो ये देखना चाहते थे, एड्रेस करना चाहते थे लैंग्वेज प्रॉब्लम को ट्राइबल से, मतलब लैंग्वेज जो प्रॉब्लम है ना, उस लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज को अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन किस में होता है, अप्लाइड रिसर्च में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, स्टडी ऑन द टॉपिक परसेप्शन ऑफ ट्राइबल पीपल अबाउट फॉर्मल एजुकेशन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिसर्च। तो किस टाइप ऑफ रिसर्च में आता है ये, क्या पूछा है, परसेप्शन देखना है ट्राइबल पीपल का अबाउट फॉर्मल एजुकेशन। तो परसेप्शन का मतलब क्या है कि अभी मैं देखूंगी आपका पार्टिसिपेंट्स का पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे ट्राइबल पीपल, मैं कहीं स्टडी करने गई, फॉर एग्जांपल मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में गई या भद्रवा डिस्ट्रिक्ट में गई या कहीं भी, फॉर एग्जांपल मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही गई कहीं स्टडी करने, तो मैं देखूंगी वो जो पर्टिकुलर लोग हैं उनका देखने का नज़रिया क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका परसेप्शन क्या है। मतलब ट्राइबल पीपल जो है ना, यहाँ पे हम किसी ट्राइबल पीपल क्या है, यहाँ पे हम किसी कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो कल्चर की स्टडी हम इथनोग्राफिक रिसर्च में करते हैं। तो बेस्ट आंसर इसका क्या है,
ऑप्शन नंबर ए है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, ये हम पास्ट की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप की रिसर्च आती हैं, एक आपका हिस्टोरिकल रिसर्च आता है, हिस्टोरिकल रिसर्च आता है, और दूसरा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आता है। एक्स होता है पास्ट, रिसेंट पास्ट। जब हम रिसेंट पास्ट की स्टडी करते हैं उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। मतलब यहाँ पे रिसेंट में कुछ हुआ है और उसका हम डायरेक्ट जाके उसका इफेक्ट देखते हैं। और हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, ये बिल्कुल पुराने ज़माने की स्टडी होती है, पास्ट स्टडी होती है। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है इसमें दो टाइप्स के क्रिटिसिज्म आते हैं, एक आता है इंटरनल क्रिटिसिज्म और दूसरा आता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है उसमें हम जो जिस सोर्स से डेटा लिया होता है उस सोर्स की एक्यूरेसी चेक करते हैं, और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में उस सोर्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं, ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो हाँ, तो ये टाइप किसकी है, ये टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च की। तो ये तो नहीं था आंसर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप तीन चीज़ें याद रख लेना, OMC, ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन किसको करेंगे, हम पहले चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल और एक्स पोस्ट फैक्टो में रिसेंट पास्ट की स्टडी होती है, इफेक्ट हम यहाँ देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज रिट्रोस्पेक्टिव मेथड बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, errors in the findings of an experimental study caused by deliberate selection of some right students for experimental group, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, देखो क्या बोला है यहाँ पे कि एरर आया है फाइंडिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। मतलब हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो किसका रिसर्च कर रहे हैं, किसकी स्टडी कर रहे हैं, हमने डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के कुछ सिलेक्शन किया है कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स का। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का इसका मतलब क्या है, ये कौन सी सैम्पलिंग आएगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डेलिब्रेट सिलेक्शन किया है, सिर्फ हमने यहाँ ब्राइट स्टूडेंट्स लिए हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको ही लिया है। तो ये हमने सिस्टमैटिक तरीके से लिया है। तो दिस सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज, इसको हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं बोलेंगे। ये कौन सी सैम्पलिंग होती है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग एरर, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एरर। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 43, द साइज ऑफ सैंपल फॉर स्टडी मोस्टली डिपेंड ऑन, जो सैंपल का साइज़ है वो किस पे डिपेंड होता है, कि पॉपुलेशन कैसी है। जैसे पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे बच्चे भी हैं, फीमेल भी हैं, ओल्ड मैन भी हैं, यहाँ पे जो एडल्ट भी हैं, मतलब सारे हैं, बच्चे भी हैं, होमोजीनियस पॉपुलेशन भी है, हेट्रोजीनियस मतलब सेम पॉपुलेशन भी, अलग पॉपुलेशन भी है। तो द साइज ऑफ सैंपल फॉर स्टडी मोस्टली डिपेंड्स ऑन, जो सैंपल का साइज़ है वो किस पे डिपेंड है, ग्रेविटी पे नहीं है, इस पे भी नहीं है, होमोजीनिटी पे नहीं है। सबसे बेस्ट जो है इसका क्या आंसर है, सी है। ये इसी के साथ है, होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, तो सबसे बेस्ट आंसर इसका सी आंसर आएगा। ठीक है, यस। देन आता है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट पेयर, कौन सा है इसमें। तो यस, 44 का आंसर क्या है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन पेयर मैंने दिया है, करेक्ट है ये। प्रोडक्ट मूवमेंट पेयरसन ने दिया है, ये भी करेक्ट है। स्प्लिट हाफ कुदर रिचर्ड ने दिया है, ये भी करेक्ट है। कॉन्टीजेंसी कोरिलेशन क्रैमर ने नहीं दिया है, तो ये इनकरेक्ट आएगा। इसमें हमें पूछा था इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। ठीक है, देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45, वेट, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो देखो ये जो रोशार इंकलाब टेस्ट है ये किससे रिलेटेड है, ये रोशर इंकलाब टेस्ट है, ए का सेकंड आएगा। ए का सेकंड जैसे ही आए ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर अगर आपको कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता है, तो एलपोर्ट से निकालोगे आप। एलपोर्ट किससे रिलेटेड है, एलपोर्ट किससे रिलेटेड है, ये वैल्यू टेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ पे हम ट्रेड्स देखते हैं, है ना। डी का थर्ड आएगा, डी का थर्ड मिला, आंसर मिल गया। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। देन आता है क्वेश्चन नंबर 46, एन इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्लो लर्नर अंडरटेकन इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट बाय अ टीचर कैन बी टर्म्ड एज। तो एन इंटेंसिव होता है डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन की, स्लो लर्नर की रिसर्च प्रोजेक्ट में, तो बाय किसी टीचर ने की, उसको हम क्या बोलेंगे। तो इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन जो होती, तो इंटेंस देखो यहाँ पे इंटेंस की पॉइंट है, तो इंटेंस का मतलब होता है डीप स्टडी। जब हम डीप स्टडी करते हैं ना, उसको हम इंटेंस स्टडी बोलते हैं। तो वो किस में, वो हम सर्वे इसमें करते, सॉरी केस स्टडी में करते हैं। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है, यहाँ पे हम इंप्रूवमेंट करते हैं, इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सर्वे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है, जिसमें हाउ पे फोकस करते हैं। इथनोग्राफी रिसर्च में हम कल्चर की स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो बेस्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यस। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47, द रिलेशनशिप शोइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। जैसे हाइट इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया दूसरा वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज होता है और जो दूसरा वेरिएबल है डिक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, कि अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। बट
नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, एक वेरिएबल अगर डिक्रीज़ होगा दूसरा इंक्रीज़ होगा। ज़ीरो कोरिलेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, इसमें जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, हम सिर्फ 2 वेरिएबल की स्टडी करते हैं, जो तीसरा वेरिएबल है इसको हम कांस्टेंट रखेंगे या इसको हम रिमूव करेंगे, या कांस्टेंट या रिमूव रखते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इस कार्ड है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ईजी सा है, इसको हम ऑग्यू बोलते हैं, ऑग्यू। ठीक है, देन आज हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे। एसपीएसएस की जो फुल फॉर्म पूछी है, एसपीएसएस क्या होता है, एसपीएसएस होता है कि जैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, पहले हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको हमने एक्सेल शीट पे चढ़ाया, एक्सेल शीट पे चढ़ाने के बाद हम उसको एसपीएसएस पे क्या करते हैं, एसपीएसएस पे निकालते हैं और उसके बाद ही हमारा डेटा निकलता है। तो एसपीएसएस की जो फुल फॉर्म है वो है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। आंसर बी है। द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ जो वेरिएंस है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। आंसर सी है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अब जो क्वेश्चंस होंगे बाकी वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं इसके, नहीं ये इसके 50 क्वेश्चंस थे, आप कुछ नहीं करना। ठीक है, आप क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस तो हैं, अब मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये तो हो गया, अब तो हमने 20 क्वेश्चन करने हैं 2025 के। ये टोटल क्वेश्चंस कर लिए हमने 50 2013 में जो आए थे। अब मैं आपको टीचर एजुकेशन, कल से हम टीचर एजुकेशन पढ़ेंगे विद डिटेल क्वेश्चंस। तो आप लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और शेयर करना अपने अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके बाय।